प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी को लेकर के बात करते हैं। देखिए, प्रेपरेशन के विषय में सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या रह जाती है, वो ये रह जाती है कि हम किसी भी पॉइंट पर ये सेटिस्फेक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं कि हमारी प्रेपरेशन वाइंड अप हो रही है या हो गई है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि हम एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम नई नई स्ट्रेटजीज़ बनाते रहते हैं। एग्ज़ाम 1 डे का होता है और आप नोटिस करेंगे स्ट्रेटजी भी वहीं पे कल ख़त्म हो जाती है। फिर एग्ज़ाम, फिर स्ट्रेटजी। इस चक्कर में कभी भी आप इस कॉन्फिडेंस में नहीं होते कि सपोज़ अब कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो आप उसके सामने खड़े होकर कहें ओके देन वी आर रेडी टू फेस यू, हम तैयार हैं, मतलब हमने एकम्प्लिश की हैं चीज़ें। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये क्यों होती है? उसकी एक बड़ी मिस्टेक है। क्या है मिस्टेक? अब सपोज़ कीजिए कि हमने जो ये ओरिजिनली प्लान बनाया था वो जिस डेट पे बनाया था मैं उस डेट को कंसिडर करूँगा। ये प्लान 22 फरवरी को बना था और एग्ज़ाम 28 मई को है। तो 22 फरवरी को बना था, तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन ये थे। मार्च के महीने में 31 होते हैं। 31 और 6 कितने हो गए? 37। और उसके बाद अप्रैल के महीने के 23 और मई के महीने के 8। सारा जोड़ जाड़ करके हमने गुना सब करके मई के महीने के 28, क्योंकि 28 को पेपर है तो उसे निकाल दीजिए, 27 सब कर करा के हमने देखा, हमने 95 डेज़ की एक स्ट्रेटजी बनाई। आप इसे 94 रखिए। तो हमने क्या प्लान बनाया? प्लान क्या है? मिस्टेक कहाँ पर है? मिस्टेक ये है कि जब आप सिविल सर्विसेज का पेपर देने जा रहे हैं, जो बिगेस्ट मिस्टेक इज़ कि आप ये कंसिडर करके जा रहे हैं कि आप 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स में सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक टू अप्रोच द क्वेश्चन पेपर। यू कैन नेवर डू दैट इन द एग्जामिनेशन। ये हो ही नहीं पाएगा आपसे। जो बच्चे ये कहते हैं मैंने 80 क्वेश्चंस कर दिए, मैंने 90 क्वेश्चंस कर दिए, आप उन्हें दोबारा घर पे बैठा दीजिए टाइमर लगा करके, 4-4 घंटे बीत जाएंगे इतने क्वेश्चंस सॉल्व करके करने में, नहीं हो पाता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम 100 क्वेश्चंस को कंसिडर करके पेपर देने जाते हैं। अब आपको करना क्या है? सपोज़ कीजिए कि ये आपका वो वाला पहला अटैम्प्ट है। पहला अटैम्प्ट है मैंने नहीं कहा, ये वो वाला पहला अटैम्प्ट है जिस अटैम्प्ट को आप इस फॉर्म में देने जा रहे हैं कि आप एक सर्टेन लेवल फाइट दे के आएंगे। तो उस हिसाब से अगर आप जाएं तो काइंडली कंसिडर दैट यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द 16 क्वेश्चंस एग्जाम और 120 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, तो पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट्स मिलते हैं। और हमने टाइमर लगा करके 2 मिनट्स में प्रीवियस ईयर का एक MCQ रैंडम निकाल करके, जो कि डिटेल्ड MCQ था, वो हमने पढ़ा। जो हमने देखा कि 2 से 3 बार रीडिंग दे करके, अच्छा खासा टाइम दे करके, वो 1 मिनट 39 सेकेंड में अच्छे से सॉल्व रीड हो पाया, पढ़ पाए, हम सारा इनफ टाइम दे पाया। मतलब वहाँ पर भी हमने 21 सेकेंड्स सेव किए। आई बात समझ में? हमारे पास 120 सेकेंड्स थे, लेकिन मेन आस्पेक्ट क्या था? मेन आस्पेक्ट था कि वो क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से था, दैट इज पॉलिटी। सेकेंड चीज, हम उस क्वेश्चन को इनफ टाइम दे पाए पीसफुली उसकी एक एक बारीकी को रीड करने में प्रॉपर। और उसके बाद हम यहां पर खड़े थे कि अगर हमारा सब्जेक्ट तैयार है तो कोई रीजन नहीं बनता उस क्वेश्चन के गलत होने का। इन फैक्टर्स के कारण जो 100 क्वेश्चंस कंसीडर करने के आते हैं, करने के कारण आ जाते हैं, वो क्या कि टाइम नहीं बचा, ये क्वेश्चन लास्ट में जाके देखा, पहले वाले क्वेश्चनों ने कैओस मचा दिया, नर्वस कर दिया, इकट्ठे 10-15 क्वेश्चन आए ही नहीं, उनकी वजह से ये भी समझ नहीं आया कि हो सकता था। ये सारे फैक्टर्स जो इस क्वेश्चन को इसका बनता समय मिलना चाहिए था, बनती हुई इंटेलिजेंस मिलनी चाहिए थी, बनता हुआ कंसंट्रेशन मिलना चाहिए था, ये सब ना दिलवा पाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे फैक्टर्स, क्योंकि हम बेसिक फ्लॉ के साथ जा रहे हैं। हम 100 क्वेश्चंस का पेपर देने जा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती है। और पिछले सालों की अगर मैं कट ऑफ को लेकर के चलूं तो आप एवरेज बना के चलिए 100 मार्क्स सिलेक्शन के लिए, तो उस हिसाब से 50 करेक्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं।
और आपके पास चाहिए इनफ टाइम उस सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चन को करने के लिए जिस सब्जेक्ट को आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास स्कोप नहीं है, अगर हम पहला ऐसा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं जिसमें हम रियली सिविल सर्विस लेवल की फाइट देंगे कि हम एग्जाम के बाद इन्हें कोट करें ना, हमारे पास ये स्कोप नहीं है। सिर्फ ये स्कोप है, इट इज यू एंड योर क्वेश्चन। ओनली थिंग विच विल रिमेन की आपका सब्जेक्ट तैयार था कि नहीं। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या रेज हुआ, सब्जेक्ट तैयार था या नहीं। ये फैक्टर आया लास्ट में निकल के। तैयार था तो क्वेश्चन करेक्ट, तैयार नहीं था तो इनकरेक्ट। सारे एक्सटर्नल रीजंस हमने खत्म कर दिए। तो अब लेकर के कहानी आकर के रुकी इस टॉपिक पे कि सब्जेक्ट तैयार था कि नहीं। तो हमारा प्राइम फोकस सब्जेक्ट की तैयारी पे रहेगा, प्राइम फोकस सब्जेक्ट की तैयारी पे रहेगा। और उस सब्जेक्ट की तैयारी का फोकस तभी एस्टेब्लिश होता है जब हम अपने आप को रियलिज्म में रखें, रियल टारगेट में रखें, दैट इज द 60 क्वेश्चंस। अब करना क्या है इसके तहत, होता क्या है इसके तहत। आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं जब आप एग्जाम में बैठने जाते हैं। जैसे जब आप एग्जाम का एनालिसिस देखते हैं तो ये एनालिसिस निकल के आते हैं, ध्यान से देखिएगा। और इसमें 2013 से 2021 के बीच में अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस में देखता हूं तो 18, 19, 11, 13, 9, 19, 12, 11, 16 ये पॉलिटी का सेगमेंट रहा है 2013 से 2021 के बीच में। इसके बाद अगर हम चलें तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन सेगमेंट रहा है 12, 23, 18, 14, 7, 8, 14, 14, 17। उसके बाद हम आगे बढ़ें, आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट रहा है जो हिस्ट्री का ही पार्ट हो जाएगा 9, 10, 3, 3, 5, 7, 3, 4, 5। उसके बाद हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर आए 16, 16 जो कि मेजॉरली ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा 16, 16, 20, 13, 12, 15, 11, 20, 25। देन उसके बाद हम हिस्ट्री पे आते हैं, एंशियंट अलग रखी है इन्होंने 4 क्वेश्चन, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा आर्ट एंड कल्चर में भी इन्होंने एब्जॉर्ब करा लिया। उसके बाद मिडेवल आती है जिसमें से 4 क्वेश्चन, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 1, 1, 4 और 2। और उसके बाद मॉडर्न जिसमें से 8, 6, 4, 8, 6, 4, 13, 6, 7 ले दे करके कहानी। उसके बाद इकोनॉमी 14 क्वेश्चन, 18, 10, 14, 20, 6, 13, 13, 14। तो कुल मिलाकर के अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को लें तो ओवरऑल लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, 50 to 60 क्वेश्चंस बड़े आराम से बनते हैं उनके। अब उसमें सवाल ये आता है कि जब ये सब्जेक्ट्स हमारे पास है और 94 डेज हमारे पास, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी कि हम क्या करें। तो बच्चे बहुत सारी रैंडम अप्रोच अपनाने लग जाते हैं इस समय में। यही कारण है कि वो कभी भी इस बात को नहीं कह पाते कि हमने सब्जेक्ट एकम्प्लिश किए। वो रैंडम अप्रोचेज उनको डाइवर्ट करती हैं। उसमें से ऑलवेज उनके दिमाग में एक फोबिया बना रहता है, दैट इज अबाउट करेंट अफेयर। और हमने पिछले दिन उसका भी एनालिसिस देखा था कि क्वेश्चन टू द मैक्स कितने आए इन वर्षों के दौरान। इसमें से अगर मैं एक्सट्रीम सिचुएशन भी ले लूं तो आप 15 to 20 लगाइए, 15 से 20। 100 में से आप इसे निकाल करके चलिए, 15 से 20 को आप 20 निकाल करके चलिए, बचे 80 क्वेश्चंस। ये 80 क्वेश्चंस आपको करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं 50 ताकि आप सिलेक्शन में आ पाए। अब आपके पास बचे हैं 80 क्वेश्चंस, आपके पास बचे हैं 94 डेज, लास्ट 3 मंथ्स का प्रिपरेशन का फेज। आप वर्षों से तैयारी कर रहे हैं कुछ खास सब्जेक्टों के ऊपर, जिसे आपने टिल डेट अपडेट अप्रोच से कवर किया है, कंटेम्प्रेरी सेंस के साथ जोड़ करके किया है। जो सब्जेक्ट्स भी अपने आप आपने अप टू डेटेड ऑथर से ही पढ़े हैं, तो मेजॉरली करेंट अफेयर की चीज़ें उनमें भी आती हैं, उनसे भी बिलोंग करती हैं। लेकिन फिर भी हमने पूरे 20 के 20 निकाल दिए आपके, ताकि लास्ट मिनट क्योस आपको ना आए। अब आपके पास बचे 80। अब आप इस 80 में से ये आइडेंटिफाई करिए कि आप किन 60 को इंश्योर करना चाहते हैं। और कोई भी कैंडिडेट लेकर के चले, ये बात प्रमाणित है कि उसमें
एक सेगमेंट फिक्स रहेगा, दैट इज अ सेगमेंट ऑफ पॉलिटी। अब आपने क्या किया, आपने महीनों महीनों की मेहनत लगा करके एक एक दो दो तीन तीन बार पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से पढ़ी, एनसीईआरटीओ से पढ़ी और उसके सारे टेस्ट दिए। और अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यह सवाल है मेरा, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं आर्टिकल 368 से एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ। तो मेरा ये सवाल सिमरन से है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। 3 पॉइंट रखता हूं। पॉइंट ए ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ जो बिल है ये प्रेसिडेंट के प्रायर असेंट के साथ पेश किया जाता है सदन में। पहला स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट बी, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद असेंट देना मैंडेटरी है, वो इस पे वीटो यूज नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 3, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेज में सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। स्टूडेंट का आंसर गलत आया, बट ऑब्वियस था, क्योंकि हम तो एग्जाम अप्रोच करने जा रहे हैं और इस समय में बेअंत क्योस हमें घेरे हुए हैं। हमें वहाँ से वो भी कर लेना है, ये भी करंट का करना है, हमें वो सब्जेक्ट भी करना है, इस सब्जेक्ट से जुड़ी बुक भी पढ़नी है। लेकिन महीनों सालों लगा के जो पॉलिटी ब्लड में उतारी थी, अंतिम 20 दिन दे करके, जिसके क्वेश्चन हर हाल में 15 से 20 आ रहे हैं पिछले लगातार कई वर्षों में, और ये यूपीएससी कह रहा है, मैं नहीं, हमने उसे इंश्योर नहीं किया। ये बिगेस्ट फ्लॉ है आपकी रणनीति का कि आपने उसे इंश्योर नहीं किया। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट था, ये प्रेसिडेंट के प्रायर असेंट के साथ प्रेजेंट नहीं किया जाता। लेकिन आप फंसे क्यों? क्योंकि आप ये मानते हैं कि जो बिल प्रेसिडेंट के प्रायर असेंट से पेश किया जाए, प्रेसिडेंट को उसे मस्ट है कि असेंट देना है। पर यही खासियत है अमेंडमेंट एक्ट की कि ये प्रेसिडेंट के असेंट के साथ तो प्रेजेंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, प्रेसिडेंट बाउंड है इसे असेंट देने के लिए। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट कि ये दोनों हाउसेस में सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, जॉइंट सिटिंग नहीं। अब मैं आपसे ये कहता हूं, 2 पेजेस का चैप्टर है हम लक्ष्मीकांत में, अमेंडमेंट खोलिए, ये पॉइंट अलग से हाईलाइट करके लिखे होंगे। आप पूरे 2 मार्क्स फेच करके आए एग्जाम के अंदर, और ये मेरा बनाया क्वेश्चन नहीं था, ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आया क्वेश्चन था। अब आप ये देखिए, लंबा क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट पूरी लंबी लंबी। इसी क्वेश्चन को हमने पढ़ा और टाइम लगा था 1.39 सेकेंड, 1 मिनट 39 सेकेंड। पूरा टाइम दे के पढ़ा हमने, एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने, स्टेटमेंट्स ही नहीं ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़े, फिर भी 21 सेकेंड सेव किए थे 2 मिनट में से। इस पीस के साथ, इस नॉन क्योटिक एटीट्यूड के साथ, इस एक एक शब्द के पढ़ने वाले व्यवहार और कॉन्फिडेंस के साथ अगर अपन सब्जेक्ट का क्वेश्चन वहां पढ़ रहे हैं, तो ये सिचुएशन आती है कि हम होते हैं और हमारा क्वेश्चन होता है, और वो एक ही सिचुएशन को क्रिएट करता है कि उस सब्जेक्ट की हमारी तैयारी कितनी है। फिर आप पेपर खत्म होने के बाद किसी की मर्जी पे नहीं है, आप यूपीएससी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप आईएएस के साथ जुड़ी सर्कमस्टेंशियल एक्सीजेंसीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि कुछ भी हो जाता है। ये सब खत्म हो गया। आप थे, सवाल था, और दोनों में एक बात थी, आपका उस सवाल से जुड़ा सब्जेक्ट कितना तैयार है। और सब्जेक्टों का एनालिसिस हमने देख लिया कि खेला है 60 क्वेश्चन का, और उसमें हमने देख लिया 4 सब्जेक्टों को आप डोमिनेंट मानिए, और कुछ भी डोमिनेंट मानिए, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बनाइए, पॉलिटी तो एस्केप होने जरा। तो पहला धर्म क्या होना चाहिए आखिरी 94 दिनों में? कुछ भी ना करें, सारे सब्जेक्टों की किताबें आप अपने स्टडी टेबल से हटाएं, अलमारी में लॉक कर दें, बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए। क्योंकि अब एग्जाम में 94 दिन हैं, और 94 में से पहले 20 दिनों में पढ़ी हुई चीजें आगे रह जाएंगे 74 दिन, वो फाइनल रिवीजन ही कहलाती है, वही फ्रेश रहता है, उसे आगे और रिवीजन करने की नीड नहीं। और ओरल टेस्ट नहीं देने आपको, आपके सामने एक एमसीक्यू आएगा, आपको उसे देखना है।
और 74 दिन पहले चीजें पड़ी हुई आपके दिमाग में फिट रहेंगी, क्योंकि आप ये पहली बार करने नहीं जा रहे हैं, आपने उस सब्जेक्ट को कई बार अच्छे से तैयार किया है। इस बार आपको स्पेशल मेजॉरिटी शब्द समझना नहीं है, आपकी रगों में है वो, आपको पता है वो क्या होता है। इस बार आपको आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर्ड समझना नहीं है, आपको आता है। इस बार प्रेसिडेंट का असेंट क्या होता है, वीटो क्या होती है, ये समझना नहीं है, आपको आता है। इस बार आपको सब आता था, आपका सिर्फ क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ कि इस बार जो एक रीडिंग करके उसे फाइनली एग्जाम के लिए पक्का करना था, आप उसे स्किप करके जा रहे थे। और ये पक्का कैसे होगा, एक ही तरीका है, ओनली वन वे। अपना एक मॉड्यूल रखिए दिन और रात का, 94 डेज, शट ऑल योर सोशल मीडिया कनेक्शंस, shut all your conversations with any competitor, any aspirant, don't talk to them, don't, किसी से मत पूछिए तुम क्या कर रहे हो और किसी को मत बताइए आप क्या कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक इन 3-4 महीनों के लिए छोड़िए। ओनली यू, योर सिंगल सब्जेक्ट, नथिंग एल्स ऑन योर बेड, ऑन योर स्टडी टेबल, ऑन योर डिनर टेबल, इफ एनीथिंग विल बी देयर इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बेड की तरफ जाएं तो उस सब्जेक्ट से जुड़ी कोई बुक मिले, डिनर टेबल पे जाएं तो उससे जुड़ा ही कुछ मिले, स्टडी टेबल पे तो सिर्फ वही है और कुछ है ही नहीं घर में। भूल जाएं कि सिविल सर्विसेज में कुछ सब्जेक्ट आते भी, ऐसा माने आईएएस इजिकल टू पॉलिटी, आईएएस इजिकल टू पॉलिटी, ओनली पॉलिटी इज द सब्जेक्ट, नथिंग एल्स। पॉलिटी के बेस पे सिलेक्शन होना है आपका। आपको मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी कि आपका सिलेक्शन सिर्फ पॉलिटी के सब्जेक्ट पे बेस पे होना है। अब बताइए कैसी तैयार करेंगे पॉलिटी, अब कैसी तैयार होगी। और पॉलिटी के हैं 15 क्वेश्चन, तो 15 ही क्वेश्चनों का आईएएस है। अब आप बताइए कैसी तैयार करेंगे, 15 में से कितने करेक्ट होने चाहिए, एट मोस्ट 13 से 14। हालांकि मैं तो मानता हूं 15 ही करके आइए, क्योंकि टाइम इनफ है आपके पास, और आना सब कुछ किताब से है, बाहर से तो नहीं आना। थोड़ा घुमाया होगा, थोड़ा फिराया होगा, और आपने पढ़ा है तो फिर कैसे घूम जाएंगे आप। अगर इस अप्रोच से आप जाते हैं तो आप क्या क्या गेन करके आते हैं, आप ये गेन करके आते हैं, सुनिए। आप लाइफ में पहली बार ये कह पाएंगे किसी को कि मेरी पॉलिटी सिविल्स के हिसाब से हर तरह से अब डन है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? इस एग्जाम के खत्म होते ही देयर आर मेनी पीसीएस एग्जाम, इवन द एग्जाम ऑफ योर ओन स्टेट। तब आप उसकी डेट को देखते ये नहीं कह रहे होंगे कि हो अब ये आ गया, अभी तो मेरी रिवीजन ही नहीं। आप ये कहेंगे आजा, पॉलिटी डन है, आई एम रेडी। मई में आपका एग्जाम हुआ, गारंटीड जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन महीनों में कहीं ना कहीं आपके मन के अनुसार एक पीसीएस आएगा, एंड यू आर फुली रेडी फॉर दैट एग्जाम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, एंड यू कैन से एनीवन, यू कैन प्रोक्लेम टू एनीवन दैट आई एम डन विद द पॉलिटी। इन माई प्रेपरेशन जर्नी आई एम डन विद द पॉलिटी, पॉलिटी मेरी डन है भाई। कितनों को ये कहने का मौका मिलता है प्रॉपर फॉलो करके, एक एक शब्द लक्ष्मीकांत का थॉरो लेक्चरों के वाया किया हुआ, सारी 6वीं से 12वीं की एनसीईआरटी की हुई, और लगभग इससे पॉलिटी से एसोसिएटेड सारे टेस्ट अगर काउंट करूं मैं तो लगभग 2000 क्वेश्चन टेस्ट के किए हों। उसके बाद ये वाली लास्ट मिनट रिवीजन। कितने भाग्यशाली कैंडिडेट हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरी पॉलिटी डन नहीं। और गलती हमने अभी देख ली, ये गलती उन्होंने नहीं की, ये गलती हमने भी तो की, सबकी है हमारी। वो तो एक व्यक्ति हैं जो हम सबकी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सारे तो एक ही हैं, क्योंकि हमारी कॉमन गलती है ये। तो दिन और रात में दिन बांटेंगे, 20 डेज। आपका सब्जेक्ट आपकी चॉइस है। मैं कहूंगा शुरुआत पॉलिटी से करें, क्यों? दूर रहना दोस्तों से, सोशल मीडिया से, हर चीज से कठिनाई करेगा। तो पहले 20 दिन पॉलिटी थोड़ा इजी है, थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, थोड़ा कॉन्टेम्परेरी है, समझ में आता है, इसलिए वो जमीन तैयार कर देगा पहले 20 दिन में। फिर उसके बाद कठिन सब्जेक्ट उठा पाएंगे। तो 20 दिन में पहले दिन और रात में पढ़ाई करनी है पॉलिटी। आपका सब्जेक्ट थोड़ी वॉक, प्राणायाम, थोड़ी पार्क में नेचर वॉक, बस आप, नथिंग एल्स। भोजन, हल्का वॉक, हल्का व्यायाम, परिवार के साथ कुछ बातचीत, आप और आपका सब्जेक्ट, और एक स्ट्रेच, 6 घंटे की नींद, और दिन में 3 से 4 नैप लें जो
एक्यूमुलेट होकर के 1.5 घंटा से ज़्यादा ना जाए, दैट्स ऑल। एक स्ट्रेच में 6 घंटे की नींद दिन में आप देख लें 15-15 मिनट की लेनी है, 10-10 या 20-20 मिनट की, 90 मिनट से अधिक ना जाए, इतनी का नैप। 7.5 घंटे की नींद, घर में रहने वाला एक व्यक्ति थोड़ा व्यायाम कर रहा है, थोड़ा पार्क में नेचर वॉक, थोड़ा पक्षियों के साथ, और पढ़ाई, बहुत है। कुछ बीमार नहीं होगा, बाहर का नहीं खाना, कुछ नहीं होगा। 20 डेज दें दिन और रात के हिसाब से। क्या प्रायोरिटी पे रखें? सिंगल स्टेप रीडिंग, नो बैक गियर इन योर कार, नो रिवर्स गियर इन योर कार। गाड़ी रोक सकते हो, वापस नहीं आना। जैसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 मिनट यहीं ज्यादा दे दो, रुक जाओ, गाड़ी रोक लो, थोड़ा ढंग से रीड कर लो, बट इस मैनर में रीड करें कि 3-4 चैप्टर के बाद वापस आके से रिवाइज करेंगे। इट इज इन इट सेल्फ रिविजन। रिविजन में रिविजन नहीं हो सकती, आप बैक गियर नहीं लगा सकते, स्टक नहीं हो सकते। 2 ही चीजें हैं इसमें, या तो गाड़ी इग्निशन रोकिए, गाड़ी रोकिए, या गाड़ी आगे बढ़ेगी, गाड़ी बैक नहीं आएगी, तो वहीं 2 मिनट ज्यादा दे करके चलो, बट प्लेनली रीड द थिंग्स एंड इमेजिन इट बिहाइंड द माइंड, दैट्स ऑल। यू आर वेरी वेल ट्रेंड ऑलरेडी। और ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए जो एक लेवल पे ट्रेंड है, जो अर्ली स्टेजेस में है, मिडिल स्टेजेस में है, ये सजेशन अभी उनके लिए नहीं है, वो प्लीज इसे ना करें, ये उनके लिए गलत होगा, ये उनके लिए सजेशन है भी नहीं। लेकिन जो अपने आप को मान रहे हैं, दावा रख रहे हैं, पूरे ट्रेंड हैं कि हम जाने वाले हैं इस बार एग्जाम में, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं उनकी मेरिट पे क्वेश्चन नहीं कर रहा कि वो तैयार हैं कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से बता दिया मेरा सजेशन किन के लिए है। तो रीड द चैप्टर, एवरीथिंग विल रिमेन इन योर माइंड एंड माई गारंटी इज, जैसा मैंने बताया, आपने अगर थॉरली एनसीईआरटी करी है, अच्छे से पॉलिटी पढ़ी और सारे टेस्ट एमसीक्यूज दिए हैं उसके रिलेटेड, सारा कुछ पीछे इमेजिन होने लग जाएगा। गो टू द सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। तो एक दिन के दौरान पहली प्रायोरिटी एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट है आपका। सेकंड, आप उस दिन के दौरान जो क्वेश्चन बैंक हम आपको लगवाते हैं, उस क्वेश्चन बैंक में हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप इस बार कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। नो, यू कैन नॉट। आंसर की पहले ही देख करके हर क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर पेंसिल से टिक लगा दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रीड द चैप्टर, 2, 3, 4 चैप्टर्स इन अ डे, जितने भी किए, 5, 6, 7 जितने भी किए। जब भी रिलैक्स करने का समय है, रेस्ट करने का मन करे और आप पढ़ने की क्षमता नहीं है, क्वेश्चन बैंक पकड़िए हाथ में और उन चैप्टर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करिए। दिस इज रिवीजन इन द रिवीजन। डोंट रीड द चैप्टर अगेन, प्रैक्टिस द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ द एमसीक्यूज। हो गया? जो बिंदु छूट भी रहे होंगे एमसीक्यू ने करा देने तैयार, और उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते उन्हें सॉल्व करके। रीड करते करते ही आंसर ध्यान में आ रहा है, इज दैट फाइन? अदरवाइज सीधा ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए, आगे बढ़िए। रीड करते करते आ जाना चाहिए आंसर वैसे तो, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़े हैं ताजे ताजे। नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाथ रख रख के सॉल्व कर करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इमीडिएटली जो टिक मार्क किया हुआ है ऑप्शन पढ़ के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आप टाइम बाउंड मैनर में वो टेस्ट भी कंप्लीट करते जाएंगे। दिन रात के हिसाब से 20 डेज के दौरान आपको लक्ष्मीकांत, फिर टेस्ट, और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप इसे इतनी के टाइमली कंप्लीट करें कि लास्ट के 3 to 4 डेज आप 20 डेज के अंदर लास्ट के 3 to 4 डेज रखें। कोई 2 डेज रखे, कोई 3 डेज रखे, वो उसकी चॉइस है। मैं अगर अपने दिन रात के हिसाब से बता दूं तो 2 डेज आर मोर देन इनफ, 48 आवर्स। You will again revise the Lakshmikant by way of revision of NCERTs. Now read the NCERTs like novels. They will emphasize on the specific issues associated with the fundamental rights, specific issues associated with the political parties, specific issues associated with the equality, liberty, fraternity, that division of power, horizontal, vertical. मतलब वो एक एक बात पे एक एक पेज डिवोट करते हैं पूरा। वो करेंगे आपको कॉन्सेप्चुअली और नर्चर। अब आ जाए एग्जामिनर जिधर से आना है। अब आपका क्वेश्चन, आपका सब्जेक्ट, 20 दिन दीजिए पूरे डिसिप्लिन। कोई सब्जेक्ट नहीं है टेबल पे, कोई घर में कोई कयास नहीं है अपने दिमाग में, कुछ चिंता नहीं पड़ी अपन को, ये करना वो करना ये सब करना ना, कुछ नहीं करना, यही करना, यही एग्जाम है। पॉलिटी इज इक्वल टू IAS। 20 दिन हमने कंज्यूम कर लिए 94 दिनों में से, बाकी बचे 74 दिन, गए हमारे 20 दिन। और जियो मरो, इसे अचीव करो, करके रहो। क्यों? बोर्ड के एग्जाम के पहले के 3 महीने नहीं याद क्या होते थे वो हमारे? कितना सोते थे हम रातों को, बताइए मुझे आप। वो बोर्ड था, उसके बाद अभी 11वीं 12वीं के झमेले,
उसके बाद एंट्रेंस के बाद यूनिवर्सिटी के झमेले, ये तो सीधे सीधे सिविल सर्विसेज। तो 20 डेज हो गए, 20 डेज कंप्लीट। पॉलिटी इंश्योर कर ली हमने, कोई क्योस नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखते, कुछ नहीं, क्योंकि फोन यूट्यूब है ही नहीं। फोन दिखाओ, ये आईफोन 14 का टॉप मॉडल वाली बच्ची अपनी 22-30 तारीख से रूटीन फॉलो हुई है। मोबाइल कौन सा आ गया देखो, 3 दिन से रूटीन में है इस मोबाइल के साथ। क्या बताती है बच्ची, पढ़ाई में कोई कठिनाई आ ही नहीं रही, सब सीमलेस, बेअंत चैप्टर कर गई, सब ओके। दिक्कत किस में आ रही है, सोशल मीडिया अब नहीं देख पा रही। अक्सर आदत थी थोड़ा पढ़ के थोड़ा यूट्यूब चलाने की, अब नहीं चल रहा। दोस्तों से चर्चाएं करने की, अब नहीं हो रहा। बाहर जाने की, डिनर उनर करने की, गेस्ट आए हुए हैं घर पे डिनर पे बच्ची यहाँ पहुंची हुई है। दिस इज द की। पूरी तैयारी के दौरान कभी नहीं कहा आपको कि पार्टीज पे मत जाओ, डिनर मत करो, लोगों से मत मिलो, सोशलाइज मत हो। हमेशा कहा कि रिलेवेंट मैनर में सोशलाइज हो। लेकिन ये जो 94 दिन का खुद टारगेट लिया खुद, तो फिर ये तो आना ही था। दिस इज द सच, ये अपनाना पड़ेगा भाई, इसमें कोई झूठ नहीं है। ओके, फोन है इमरजेंसी के लिए बस, बहुत है, बाकी कहानी खत्म। बाकी हम और हमारे सपने बहुत है। जब भी नैप लो, किसका सपना लो, सिविल्स का। अपने जिले को इमेजिन करो जहां पोस्टिंग होनी है, इमेजिन करो क्या सुधार करोगे उसमें। बस बहुत नशा होता है उसी में। जिसको फेथ है कि वो बनेगा, उसको सपने यही आते हैं। फिर ये गारंटी ले लो मेरे से, नशा इसी में है। 74 दिन रह गए अपने, मॉड्यूल स्टार्ट। 31 डेज मॉड्यूल हिस्ट्री। सोचने वाला सोचेगा कैसे होगी, ऐसे होगी, अभी बताऊंगा कैसे होगी। 31 दिन हिस्ट्री, और पूरी अपने वे में करेंगे जैसे हम डिटेल में करते हैं, हमारा जो तरीका है। इस समय इस प्रीलिम्स के लिए शेखर बंदोपाध्याय नहीं पढ़नी, बुक काट दी हमने। इग्नो नहीं पढ़नी, बुक काट दी हमने। क्या पढ़ना, बिपिन चंद्र मॉडर्न के लिए। तो क्या करेंगे हम, बिपिन चंद्र से चैप्टर पढ़ेंगे, और जो हमारी सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की बुक है उससे पॉइंट्स टू रिमेंबर। बिपिन चंद्र से चैप्टर, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल से उस चैप्टर से एसोसिएटेड सीधे पॉइंट्स टू रिमेंबर। रिवीजन में एक और रिवीजन, और बुक्स हुई 2 कवर, क्रॉनिकल एंड बिपिन चंद्र का चैप्टर। डन। मिडेवल के लिए सतीश चंद्र, और एंशिएंट के लिए RS शर्मा, रोमिला थापर। ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड बुक्स जो हमें फॉलो करनी है। और हर बार हर चैप्टर के साथ क्या करेंगे, एंशिएंट की सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के पॉइंट्स टू रिमेंबर, मिडेवल के भी पॉइंट्स टू रिमेंबर, मॉडर्न के भी पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो सारी किताबों का बोझ तो वहीं खत्म कर दिया हमने पहले ही। लेकिन ये कैसे पीसफुली फॉलो हो, ये तो हो ही नहीं सकता पीसफुली फॉलो, उसमें तो प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए पहले एक ओवरव्यू माइंटल फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा। पहले एक दिमागी रूपरेखा तैयार करें कि पूरा इतिहास है क्या। उसे खड़ा करने का अगर इस पृथ्वी पर कोई अमृत स्रोत है, वो नई एनसीईआरटीयां, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, द न्यू एनसीईआरटीज। तो पहले हम 7 दिन का टारगेट रखेंगे, द टारगेट ऑफ 7 डेज। 31 दिन में से कितने दिन का टारगेट, 7 दिन का टारगेट। इस 7 दिन के टारगेट में हम फिर दिन और रात वाले फॉर्मूले में आ गए। अब पॉलिटी की किताबें चली गई अलमारी में, अब डाइनिंग टेबल, डिनर टेबल, बेड और हर जगह क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ न्यू एनसीईआरटीयां और कुछ भी नहीं। बिखरी पड़ी चारों तरफ, लेट भी रहे हैं, उठे भी तो टेढ़ी सी एनसीईआरटी दिख गई। अब इन 7 दिनों में हमारा जिम्मा होना चाहिए कि हम एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न से एसोसिएटेड न्यू एनसीईआरटीयां ही पढ़ेंगे बस। और एंशिएंट की कितनी है आप सब जानते हैं, एक 6th की और एक 12th की। मिडेवल की कितनी है, एक 7th की, एक 12th की। मॉडर्न की कितनी है, 2 8th की और एक 12th की। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो 6th वाला कंटेंट ओवरलैप भी तो करेगा 12th वाली एनसीईआरटी से, एंशिएंट का। ऐसे ही मिडेवल 7th वाला फिर रिपीट होता दिखेगा ना 12th वाली में। नया जो ऐड होता जाएगा वो गेन करते जाएंगे, जो रिपीट होता जा रहा है बस रिवीजन में भी रिवीजन। ऐसे ही मॉडर्न में होगा। लेकिन वहां जो मॉडर्न हम पढ़ रहे हैं, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री 3 12th क्लास, उसमें वो जो एक इकट्ठा सेगमेंट दिया है एडवेंट ऑफ गांधी से लेकर के 1947 के एक्ट तक,
उसमें जो वो 1919 का मॉरले मिंटो रिफॉर्म, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज और पूना पैक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद अगस्त ऑफर, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, 1945 का शिमला सम्मेलन, उसके तहत किया गया सारा का सारा रिफॉर्म, 1947 के दौरान आपका माउंट बैटन एक्ट 3 जून का, और फिर एक्ट, ये जो एक एक पैरा में पूरी स्पेसिफिक लाइनों का फ्लो दे देते हैं आपको। बेअंत क्वेश्चन तो इन्हीं पे टिके होते हैं, बच्चों को फ्लो ही नहीं याद आ रहा होता, और हर दौरान एक एक नई चीज क्या जुड़ी यही नहीं पता लग रहा होता। पूरी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की न्यू एनसीईआरटी की बुक आपका पूरा बॉडी फ्रेमवर्क रेडी कर देंगे मेंटल हिस्ट्री को लेके। इस सुलझे हुए दिमाग के साथ अब हम लेंगे 24 डेज टारगेट, हो गए पूरे 31 दिन। इस 24 दिन के टारगेट में हम क्या करेंगे? देखिए आप एनसीईआरटी न्यू पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये वो एनसीईआरटी न्यू है जो आप पहले कई बार पढ़ा चुका हूं, ओल्ड भी पढ़ा चुका हूं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुके हैं आप, इनके एमसीक्यूज भी दे चुके हैं, और लंबे समय से आप उनसे एसोसिएटेड हेरिटेज एंड कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आप ओल्ड एनसीईआरटी कह लीजिए, स्टैंडर्ड बुक कह लीजिए, आप रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा को इकट्ठे जोड़ के पढ़ेंगे। रोमिला थापर का चैप्टर पहले, उससे एसोसिएटेड चैप्टर फिर आर.एस. शर्मा का अगेन, रिवीजन में भी रिवीजन, क्विक फ्लो सिंगल रीडिंग में, और ये होने के बाद सेम चैप्टर फ्रॉम द क्रॉनिकल्स, दैट इज ओनली पॉइंट्स टू रिमेंबर, सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी अंदर। इस तरह से अगर आप चाहें, मैं दावा करता हूं, आप मान के चलिए हिस्ट्री क्या है एंशिएंट, प्री हिस्ट्री, इंडस वैली, वैदिक, महाजनपद, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप हिस्ट्री को इन 7 चैप्टरों में बांटो, एंशिएंट को 7 दिन में एक एक चैप्टर करके 7 नहीं कर सकते? लिटरली इसे बड़ा मान रहे हो तुम? पूरे 24 घंटे दिन और रात दे रहा हूं, और कोई सब्जेक्ट की बुक नहीं है टेबल पे, कोई क्योस नहीं है दिमाग में, और अब हमारे लिए आईएएस इक्वल टू क्या है? हिस्ट्री। अगर आईएएस पृथ्वी पे कुछ है तो सिर्फ हिस्ट्री है और कुछ नहीं है। और ऐसे में आपका दिमाग पहले से अभ्यस्त है इन चीजों के लिए, क्योंकि 7 दिन लगा करके ऑलरेडी पूरा न्यू एनसीईआरटी पढ़ी हैं, और वो अपने आप में पूरी बॉस हैं, कहीं कम नहीं। सारे मेजर फिनोमेना तो वही करा देती हैं तैयार, सारे इंपॉर्टेंट नेम्स तो वही लर्न करा देती हैं। अब उसके वाया हमें, अगर मान लीजिए आज 7 दिन में से पहला दिन है, मैं कई लोग सुन के कहेंगे कहाँ से होनी है इतनी बुक है, ना 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 ना, एक बात सोचो, आज के पूरे पूरे दिन में ही सिर्फ एक ही चैप्टर करना है, प्री हिस्ट्री, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा और पॉइंट्स टू रिमेंबर क्रॉनिकल के। वार मोड में जो बच्चा हो वो एक दिन में ये एक टॉपिक नहीं करेगा? आंसर मी, दिल से आंसर करो इस बात का। मतलब कोई सिरदर्दी नहीं है उसके दिमाग में, कुछ नहीं करना, पूरा दिन भगवान ने दिया है। ये मैं सबसे गए गुजरे हुए के लिए कह रहा हूं, करने वाले तो एक दिन में 3 उड़ा देंगे। समझ में आई बात? सुबह के 4 घंटे उठने से पहले नाश्ते नाश्ते तक के ही मामले में प्री हिस्ट्री तीनों बुकों से निपट जाएगा, कुछ है ही नहीं। क्योंकि प्री हिस्ट्री के रोमिला के थापर के चैप्टर हैं ही क्या, काफी हद तक न्यू एनसीईआरटी का रिपीटिशन और नजारे हैं पूरे पूरे। पर फिर भी मैं कहता हूं कि अगर कोई आपको ये कहे कि ये इम्पॉसिबल सा टारगेट टू अचीव है, तो उसको जरा समझाओ कि भाई 7 दिन में से पहले दिन में हमने सिर्फ किया प्री हिस्ट्री, स्टोन एजेस। सेकेंड डे में हमने पूरा टाइम देके चिल मार के किया इंडस वैली। थर्ड डे में हमने किया वैदिक। फोर्थ डे में हमने चिल मार के किया महाजनपद। फिफ्थ डे में चिल मार के मौर्य। सिक्स्थ डे में चिल मार के पोस्ट मौर्य, और 7th डे में चिल मार के गुप्ता पोस्ट गुप्ता। क्या बड़ा किया, कौन सा आकाश तोड़ लिया भाई? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो फिर आईएएस नहीं देना है। फिर मत आना कि मुझे टारगेट दे दो, काम करना है। क्योंकि तुम कौन हो? एक एक चैप्टर को जिसे मैंने कई कई दिन लगा के तैयार कराया, तुम वो लोग हो। एक एक चैप्टर से एसोसिएटेड जिसे हेरिटेज एंड कल्चर और आर्ट एंड कल्चर की बाल की खाल उगाड़ के दिए, तुम वो हो। एक एक चैप्टर से एसोसिएटेड जिसके 36 जगहों से एमसीक्यूज करवाए, तुम वो हो। एक एक चैप्टर पे जैसे हर एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड से मैंने एक एक असाइनमेंट तैयार कराई है हर क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, तुम वो हो। और अगर तुम ये कहते हो कि 7 दिन में एक एक चैप्टर वाइज नहीं हम कर सकते, तो फिर हम क्या आईएएस का पेपर दे रहे हैं? ये सवाल नहीं बनता क्या? और अभी भी तुम वो वाले वो हो जिसको पहले 7 दिन में मैंने मेंटल फ्रेम तैयार करवाया न्यू एनसीईआरटीयां पढ़वा के, और अब हम कह रहे नहीं हो सकता। ये दिमाग का उतार के फेंक दो सारा जामा, कुछ नहीं है। बहुत चिल मोड में जो रणनीति बनाई जाती है
बहुत वेल कंसीव्ड, वेल थॉट ऑफ, वेल रिसर्च बेसिस पर बनाई जाती है। अगर 31 दिन की बात रखी है, 31 दिन में निपटा के देंगे। इंस्टीट्यूट अगर चलाने की कोई जिम्मेदारी ले ले, मैं साथ बैठ के पढ़ूंगा 94 दिन, और टाइम से पहले टारगेट पूरे करके दूंगा, गारंटी करता हूं। बच्चे के साथ बैठ के पढ़ेंगे, पेपर उसके सामने ही रखा जाए, हमारे सामने भी रखा जाए। आई बात समझ में? 31 डे टारगेट। सेम विद द मेडिवल, सेम विद द मॉडर्न। मॉडर्न किताब बड़ी है, लेकिन मॉडर्न में इंफॉर्मेशन एंशिएंट और मेडिवल के मुकाबले फैक्चुअल कम होती है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट बहुत ज्यादा हैं। जैसे नेशनलिज्म से एसोसिएटेड चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर, अगर आपने न्यू एनसीईआरटीयां पढ़ते हुए अच्छे से कॉन्सेप्ट्स डिटेल में अंदर रख लिए हैं, फिर तो कोई समस्या आने से रही। फिर तो एक सारणी तरीके से बस पढ़ते जाइए, निपटते जाइए, और क्रॉनिकल के पॉइंट्स टू रिमेंबर उसे पुख्ता करते जाएंगे। तो इस मैनर में आप 24 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री कंप्लीट। अब आप किसी को अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये कह पाएंगे हिस्ट्री डन। और अब आपके सामने मई का पेपर आईएएस का निकला, आप एग्जाम के बाहर आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर किसी भी दौरान अगर नोटिफिकेशन आ रही किसी भी पीसीएस की, अब आपके हाथ पांव ये सोच के नहीं फूल रहे कि फिर वही कहानी हो गई। लंबे समय से पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पर वही नहीं तैयार, उसी से क्वेश्चन आ जाए तो कोई कहानी नहीं। और इन दो सब्जेक्टों को तैयार करके पेपर में आप 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने गए थे, उसमें से मिनिमम कितने पे खड़े हो? मैं वादा करता हूं 30 पे खड़े हो। 30 क्वेश्चंस पेपर से जब बाहर निकलोगे, इन बहानों के साथ, एक्सक्यूजेस के साथ नहीं निकलोगे कि मेरे से वो क्वेश्चन नहीं आते थे, वो सेगमेंट नहीं मैंने कवर किया था लाइफ में, वो नहीं मैंने पढ़ा था, तो मेरे से सारा ये भी हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये हो गया। इस थॉट के साथ बाहर आओगे कि 50 के क्वेश्चनों पे सिलेक्शन होता है। जब गाड़ी में बैठोगे अपने घर वालों के साथ और 30 क्वेश्चन टिका के सॉल्व करके निकाल के आए हैं, अब सफर ये नहीं रह गया कि आईएएस होना नहीं होना, अब बात इतनी रह गई बस 20 क्वेश्चन और जिसने 30 को नकेल डाली है उसी की फैमिली को कॉन्फिडेंस आएगा 20 पे भी डाल लेगा। 30 पे डाल ली तो 20 पे भी डालेगा, डालेगी, दोनों को लेके चलो इसमें। लेकिन जिसका डामाडोल चल रहा है सब, जो सॉल्व करके नहीं आया, हो सकता है वो 32 करके आ जाए क्वेश्चन, आप 30 ही, पर सॉल्व माध्यम से नहीं हुए, जुगाड़ तुगाड़। मेंस तो उसका भूल ही जाओ, क्योंकि इसके साथ गिफ्ट हैम्पर में मेंस भी तो मिल रहा है। और दूसरा भूल जाओ, हर आने वाले पेपर में फिर उसी जुगाड़ के साथ उसके लिए बनते हैं भयंकर वर्ड, टेक्निकें, एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन ए कभी मत छूना, खींचेगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। फलाने टमकाने वर्ड बहुत कुछ आएगा कि पेपर ऐसे सॉल्व होता है, पेपर वैसे सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व होता है। अगर हमें पता है तो यूपीएससी को हमसे ज्यादा पता है कि पेपर कैसे सॉल्व होता है। समझ में आई? हम उसी की चाय बना रहे हैं जो चाय की पत्ती उनके बागानों में उग रही है, वो हमारे सिरमौर है, हमें उन्हें पता है हमारा पेपर बस वैसे होता है जैसे होता है बस। और वो कैसे होता है? पढ़ के होता है, बस कहानी खत्म। पेपर किसी के कहने से नहीं होता है, दैट्स ऑल। इसलिए जो हर कमेंट में आके समझा रहे हैं, जो हर सेंटर के बाहर बता रहे हैं, जो हर जगह पर समझा रहे हैं, बस क्योंकि वो पद पर नहीं है, होते तो समझाना ना रहे होते आपको, तो मतलब उनका भी नहीं हो रहा है, ना ही होता है। समझो इस बात को, बस आपको पढ़ना है। और हम ये समझा रहे हैं क्योंकि 600 लेक्चर हैं हमारे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज कल्चर पे, हम अथॉरिटी रखते हैं समझाने की। क्योंकि लेक्चर हैं हमारे 258 पॉलिटी के, हम अथॉरिटी रखते हैं समझाने की। और लेक्चर नहीं है 10-10, 12-12 मिनट वाले, 1.5-1.5, 2-2, 2.5-2.5 घंटे के हैं, हम अथॉरिटी रखते हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं। ओके, पहले हमने काम किया है, अब हम समझाने आए। हमारा ये वीडियो आने में 10 साल लग गए, उसके पहले के 4 साल हमारे खुद के निकाल दो तो 14 साल। ये नहीं कि आज इंस्टीट्यूट शुरू किया, आज पढ़ाना शुरू किया और आज आगे बच्चों को बताने की व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू क्लियर द एग्जाम। एंड ये स्ट्रेटजी भी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉसिबल तरीका है। आपके बीत गए पूरे के पूरे कितने दिन? 94 में से 20 निकले 74, 74 में से 31 निकले तो कितने बचे? 43। स्टिल हैव 43 डेज। अब इन 43 डेज में से आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करेंगे? द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, जो बहुत सारी चीजों को कवर करता है,
इसमें सबसे पहले अब आप उठाएंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में आप क्या उठाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इस एरिया पे फोकस करना है, डियर खुल्लर की ज्योग्राफी के पहले 9 चैप्टर, पहले 9 चैप्टर जिसमें इंडिया एंड उसकी लोकेशन, जिसमें जियोलॉजिकल सेटिंग्स, जिसमें फिजियोग्राफी के टॉपिक सारे, गंगा का मैदान, हिमालय पर, पेनिनसुलर प्लेट्यू कोस्ट, ये उसके बाद जिसमें नेचुरल वेजिटेशन, सॉरी क्लाइमेट, देन नेचुरल वेजिटेशन, देन सॉइल, देन नेचुरल डिजास्टर्स, देन एनवायरनमेंट। पहले 9 चैप्टर पूरे टिका के किस किस सोर्स से करने हैं, पहले इनसे एसोसिएटेड एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है और इमीडिएटली हमें इसे खुल्लर से पढ़ना है। ये हमें करना है पहले 9 चैप्टरों में। और हम दिन कितने देने जा रहे हैं, 43 में से 23। हमने कितने दिन दिए ज्योग्राफी को, 23 डेज। हिस्ट्री किताबें कहाँ चली गई, अलमारी। अब हमारे डाइनिंग डिनर हर जगह पर कौन है, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में से इस समय में कौन है, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबें और डीआर खुल्लर की बुक, नथिंग एल्स। कई माजिद हुसैन के दीवाने हैं, वो उसकी रख लें भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डीआर खुल्लर से पढ़ा रहा हूं तो मैं वही बता रहा हूं। ओके, तो डीआर खुल्लर की बुक, पहले 9 चैप्टर के एसोसिएटेड एनसीईआरटी से चैप्टर लेना है हमने। वो 6th क्लास की एनसीईआरटी में होगा, 9th की क्लास की में होगा, 11th में होगा। रीडिंग और अपने आप में आनंद होगा ये। और फिर तुरंत उसे खुल्लर से पढ़ लिया। सारे क्लाइमेट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर। अब आपको ये वर्ड नहीं समझना है, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, ईस्टर्लीज क्या होती हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, हीट बजट किसे कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट किसे कहते हैं, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन क्या है, असेंट ऑफ द विंड क्या है, डिसेंट ऑफ द विंड क्या है, असेंट से एसोसिएटेड टर्बुलेंसेज होती हैं, डिसेंट से एसोसिएटेड स्टेबिलिटी होती है, सब पता है भाई। सारी ज्योग्राफी डिटेल में की है, सारे चैप्टर पढ़वाए हैं, सारे टेस्ट किए हैं, अब तो बस आनंद है, रीडिंग है। तो पहला ये अप्रोच ये पहले किया। अब जैसे ही हमने डीआर खुल्लर के पहले 9 चैप्टर कर लिए और उससे एसोसिएटेड एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ लिए, अब उसके बाद डीआर खुल्लर में सेगमेंट आता है एक पॉपुलेशन का और एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। उसमें से कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन सा एरिया सिर्फ पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो करने से पहले अब आपकी ड्यूटी क्या है, इसे तुरंत निपटा के आप क्या करेंगे, 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी के हर चैप्टर को थॉरोली करेंगे। थॉरोली उदाहरण बता देता हूं, इसके लाभ क्या है। देखिए, हम एनसीईआरटी के रुतबे को बहुत अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कई बार, वो करना नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। जब हम एनसीईआरटी की क्लास 8th का चैप्टर ओपन करते हैं, दैट इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये अभी क्लास 8th का ही चैप्टर है। और इस मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की जब हम शुरुआत करते हैं, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज सारा चैप्टर आप विजिट करते हैं, कितने टाइप के मिनरल हैं, किस किस तरह के मिनरल हैं, कहां कहां पर पाए जाते हैं, किस किस तरह की ड्रिलिंग होती है, क्या क्या सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एशिया, यूरोप, एक एक मिनरल सारा बताया जाएगा। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप का ऐसा कौन सी कंट्री है जहां पर एक भी मिनरल डिपॉजिट्स नहीं है, स्विट्जरलैंड। डब्बे में सीधा निकाल के दे दिया माल, पढ़ा है तो पता है। नॉर्थ अमेरिका, अब आपसे यहां पर पूछा जाए कि भाई कैनेडियन शील्ड, एपलेशियंस, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और लेक सुपीरियर किससे जुड़े हुए स्थान हैं, क्या महत्व है इनका मिनरल्स के मामले में, सीधा डब्बे में बता दिया। और आप सब ये मैप में ऑलरेडी जानते हो, लेकिन छोटे से छोटे कंटेंट में मुद्दे की बात निकाल के देने की कला कोई एनसीईआरटी से सीखे। सीधे उतने के ही मिनरल की जिक्र किए गए हैं, कोई भर नहीं दिया गंदा मंदा मैप, सीधे टिका टिका के एक एक इंपॉर्टेंट मिनरल, नथिंग एल्स। सेम कहानी विद द साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ओल्डेस्ट रॉक पृथ्वी पर किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती हैं, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। आज पढ़ा है तो पता है। और सीधी कहानी बुक में, सीधे डब्बे में। अंटार्कटिका, यूजेस ऑफ मिनरल, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज, फायरवुड, एक एक चीज के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में सारे बिंदु अच्छे से लिखे हुए हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। चैप्टर की लंबाई देखिए, 8वीं क्लास का चैप्टर था, वर्ल्ड रिसोर्सेज से शुरू होते हुए इंडियन रिसोर्सेज से होते हुए एडवांटेज डिसएडवांटेज पोल्यूशन सब
ये एनसीईआरटी की ताकत है। हम नहीं समझेंगे, हम क्या करेंगे, 36 किताबों में भागेंगे। ये कहेंगे एनसीईआरटी तो बच्चों वाली है। अरे कभी ढंग से पढ़ के देखी, बच्चों वाली है तो आंसर 4 पूछो, क्वेश्चन 4 पूछूंगा, आंसर नहीं आने। ये 8वीं क्लास की बुक का चैप्टर था, अब ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा 10th में भी, यही रिपीट होगा आगे जाके 11th में भी। और हम कह रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ के क्या होना है। यही एनसीईआरटी 8वीं क्लास का चैप्टर इंडस्ट्रीज, इस मायने में आपको इंडस्ट्री तैयार कराता है। पहले सारी इंडस्ट्री बताएगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन देगा हर मैनर में, उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, यूपीएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चंस की लोकेशन को, इंडस्ट्रियल सिस्टम सारा, इंडस्ट्रियल रीजन सारे वर्ल्ड के, कहां पर कौन सी मेन इंडस्ट्री है, अब भारत के विषय में सारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री इंडिया में, टिका के आयरन एंड स्टील एंड कोल पे ही बात करेगा, लेकिन पूरी करेगा टिका के। एमसीक्यू जब भी पेपर में आए ढूंढ लेना, लाइनें यहीं से मिलेंगी। और ये चैप्टर अभी रिपीट होने आगे की एनसीईआरटीज में। इस तरह से अगर एक बच्चा 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटियां, 6वीं से 10वीं तक की सारी, उसके बाद 11वीं की दोनों, उसके बाद 12वीं की दोनों टिका के रीड कर ले इन 24 दिनों के दौरान, जब डीआर खुल्लर के पहले 9 चैप्टर विद द एनसीईआरटीज करने के बाद बाकी दिनों में एनसीईआरटी सारी रीड कर ले, भगवान मालिक है, पेपर में बैठो, जो होना है तुमसे उतना ही होना है सबसे, कहानी खत्म। आई बात समझ में, सामने एमसीक्यू आएगा, यू आर डन विद द एनसीईआरटी। इसके साथ हम अटैच करेंगे वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम खुल्लर से लगता है कि करने, सिर्फ वो बातें, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ फसलें महत्वपूर्ण, उन फसलों से जुड़े बिंदु। हालांकि एनसीईआरटी ने पूरा ट्रेंड करा देना है, जूट की खेती में, कॉटन की खेती में, शुगर केन की खेती में, जो इसने समझा देना है, किसी बुक ने नहीं समझा पाना। एंड शॉर्ट लिस्ट करके टी कहाँ होती है, कॉफ़ी कहाँ होती है, क्यों, इसने पूरा ब्यूटीफुली समझा देना है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी आपको। और वही क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं, और हम 36 जगहों में भागने, कौतूहल मचाने, 30 दिनों में क्या करें, 90 दिनों में क्या करें के चक्कर में, जिस पर सालों से मेहनत कर रहे हैं, उसी को ही अपने हाथ में नहीं लेते, उसी को मुट्ठी में लेके नहीं जाते। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है कि हमने किन्हीं चीज़ में अपनी स्किल्स डेवलप की, परफॉर्मेंस के दिन पे हमने उन्हीं स्किल्स को यूटिलाइज नहीं किया, उन्हें ही नर्चर नहीं किया, उन्हें पॉलिश नहीं किया, हम किसी का पराक्रम देखते रह गए और ये लगा कि उसके मुताबिक लड़ लें तो ज़्यादा अच्छा। आप सबको अपने अपनी लड़ाई लड़नी है, अपनी जो चीज़ें आपने गेन की हैं उसके बेसिस पे लड़नी है। 20 दिन का मॉड्यूल, 23 दिन का मॉड्यूल आपका ज्योग्राफी का, किसी को भी कह दीजिए ज्योग्राफी वाइज डन। इस 23 दिन के मॉड्यूल के दौरान जब आप खुल्लर में क्लाइमेट पढ़ेंगे, आपका फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्लाइमेट डन है, कंप्लीटली डन है। तो आपको खुल्लर के आगे के चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो बताई जाएंगी, बिल्कुल टू द पॉइंट। और इसी तरह से फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह की किताब से एटमॉस्फेयर के सेक्शन की कौन कौन सी चीज़ें और ओशियनोग्राफी के सेक्शन की कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं, पैराग्राफ पढ़ने हैं, वो बताएंगे। जैसे वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट हवाएं, वो सेक्शन पढ़ना है, बट आपका सीमलेसली होगा क्योंकि आप एनसीईआरटी और खुल्लर के वाया ऑलरेडी मैकेनिज्म सारा कर चुके होंगे। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ उन हवाओं के नाम के साथ जुड़े उसके रीजन और उसके इंपॉर्टेंट प्रभाव पढ़ने हैं, नथिंग एल्स। और 23 दिन कम नहीं होते, बहुत होते हैं 23 दिन। कभी करके देखना आप ये प्रैक्टिस, 23 दिन में शुरू करके देखना। पहले ही दिन के अंदर आप एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ चैप्टर इंडिया एंड इट्स लोकेशन एनसीईआरटी और खुल्लर से पढ़ के इसके साथ 2 चैप्टर और रीड कर जाओगे उसी दिन के अंदर, सेम डे के अंदर। एक पूरा दिन भी मैं कहूँ तो दे दो फिजियोग्राफी को, जिसमें अच्छे से हिमालय करो, गंगा करो, अच्छे से पेनिनसुलर करो, कोस्ट करो, वेस्टर्न घाट और आइलैंड। मैं कहता हूँ इसको पूरा दिन भी दे दो, ये बहुत स्कोरिंग है। अगले दिन में बहुत अच्छे से आप ड्रेनेज और क्लाइमेट कर सकते हैं। आपके पास पूरे 23 दिन हैं, कम नहीं होते, बहुत आराम से कर जाओगे। और कोई सब्जेक्ट और करना भी तो नहीं, आप इसी को तो कंप्लीट कर रहे हो। अब बचते हैं आपके पास आखिर के 20 दिन, 43 दिनों में से 20 दिन। 27 मई का दिन आ जाएगा इसी में। 28 मई को क्या करना है? 27 मई को रात को चिल होके सोना है। 28 मई को हाथ में कोई किताब ना हो, कोई पेज ना हो, कोई पेपर ना हो, रात को बस जो भी पेंसिल पेन तैयार करना है वो तैयार करके रख लें, रोल नंबर का प्रिंट आउट निकाल के रख लें। इन चीज़ों के साथ सुबह एकदम मस्त उठिए, एकदम रिलैक्स्ड। आपका कार्य हो गया जितना करना था। अब पेपर में ईश्वर ही को आना है, आप नहीं कुछ करेंगे। 28 को मस्त उठिए, सुबह अच्छा भोजन करिए। उस दिन गाड़ी में, बस में जाते हुए अच्छे से रास्ते और प्रकृति को निहारिए, एंजॉय द मूवमेंट।
एंजॉय द मोमेंट, गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विद कंप्लीटली कंफर्टेबल माइंड सेट, नो पैनिक, नो क्योस, ओपन द क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर का एक सिस्टम होता है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखने के बाद ही पता लग जाएगा अपने एरिया के बाहर का है, नहीं आ रहा। हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, देखते देखते फटाफट 2 मिनट ले लो, कोई नहीं, 10-15 भी निकल जाए, पहले निकलने दो, गुजार दो, 20 भी निकल के निकलने दो, अपने एरिया से नहीं। 21वें क्वेश्चन से शुरुआत हो जाएगी तुम्हारे एरिया की, और फिर आएंगे लगातार 10-15 ऐसे। अब दो उन्हें पूरा टाइमर लगा करके 120 मिनट में करने हैं क्वेश्चन। 100 की लड़ाई नहीं है अपनी, क्योस में ही नहीं है अपन, जुगाड़ कोई लगाना ही नहीं हमें तो इस बार के एग्जाम में ये जांच के आना है कि हम जो इतने समय से तैयारी कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्टों की, अगर यूपीएससी ये कहे कि तुम सब बहाने ही हैं, तुम्हारा सब्जेक्ट तैयार है तो लो मैंने सब्जेक्ट से क्वेश्चन डाला, अब करके दिखा सॉल्व करके, तो तुम्हारी जिद ये है कि बस इसे तो करके देना है, इसका रिजल्ट तो देखने की भी जरूरत ना पड़े आंसर की में, मुंह जबानी होना चाहिए इस क्वेश्चन का ये आंसर है, डन कहानी, बाहर आके नेट पे भी ना देखना पड़े। अब इस मूड के साथ अब करो इन्हें सॉल्व। 10-12 ऐसे आने के बाद फिर आ जाएगी वही लहर, वही क्रांति, फिर वो नहीं आते अपन को, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे निकले नहीं आते, पलटो कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर अपने वाले आएंगे, फिर 10, 12, 13 का सेगमेंट आएगा अपना। ऐसे करते करते 100 क्वेश्चन पार करो, पूरे टिका करके हाथों में ले करके 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 5 से 7 क्वेश्चनों में कोरिलेशन का लॉजिक अपनाओ, लगाओ। पेपर इस बार का क्लियर होता नहीं होता वो अलग मैटर, इतना वादा करता हूं कि पेपर के बाहर जब कैंडिडेट आता है इस अप्रोच के साथ, वो ये डिक्लेयर करके आता है कि अब वो बस कितने क्वेश्चन शॉर्ट है आईएएस बनने से, दैट्स ऑल। यही है असल सफलता आईएएस की तैयारी में, जब आप कॉन्फिडेंस से किसी को ये कहें इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 10 क्वेश्चंस मोर, आई हैव टू ग्रिप ऑन दैट, ना कि आप ये कहें पता नहीं कभी होना है कि नहीं, पता नहीं कहां से आता है, पता नहीं कभी इस तैयारी पर नकेल डलेगी कि नहीं, पता नहीं कभी ये वाइंड अप होगा नहीं, वो है मृत्यु। इन दिस जर्नी दैट इज डेथ। और अब पेपर आ गया, हो गया आपका, घर आ गए अब आप। ये 94 दिन आप क्योस में भी बिता सकते थे, आप हैफेजर्ड तैयारियों में बिता सकते थे, आप रैंडम चीजों में बिता सकते थे। ये तो इस 94 दिन की वैल्यू जो मैंने बताई तब फील होगी जब 29 तारीख की दोपहर को बैठे होगे कि आगे क्या करना है, तब पता होगा पीछे इतना करके रख दिया है। 29 को करेंगे बात दोपहर को, लेकिन अगर 29 को दोपहर को किसी को फेलिंग आ जाए ना कि पेपर भी अच्छा नहीं हुआ और 3-4 महीने में भी सब रैंडम बकवास किए, अब आगे फिर पेपर आने को गप्पे आ रही हैं, सुनने को मिल रहा है पीसीएस आने वाला है, और अगला आईएएस भी तो सिर पे ही खड़ा होता है। एक आईएएस की कैंडिडेट की खासियत क्या है, पिछला प्रीलिम दे के आया उसको सब कह रहे होते, अगला 1 साल बाद वो उसके मन को पूछो, वो तो कह रहा हो आया खड़ा, सामने खड़ा है, तो 1 साल कौन कह रहा है भाई, तैयारी में साल तो ऐसे बीत जाते हैं जैसे मतलब सावन के 1-1 महीने बीत रहे हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले साल ही आंखें झपकी थी, इस साल आ गया, फिर आपको नहीं लगता सालों साल कहाँ बीत रहे हैं, क्यों पता ही नहीं चलता। वो तो जो पढ़ नहीं रहे हैं, जिनकी पंजाबी में कहते हैं जिन्हें रीज ही नहीं लगी, जिनकी लॉ ही नहीं लगी हुई, दबड़ू कुसड़ू काम चल रहा है, उनके फिर महीने गिन रहे हैं, लंबे बीत रहे हैं, 1 साल बीत गया, 1 साल और। जो तो नक्काशी कर रहे हैं पत्थर की और बस अब मूर्ति का चेहरा निकलने ही वाला है, उसे तो सुध ही नहीं होती कि समा कितना बीत गया, वो तो बस ये कहता है कि देखो क्या हो गया। और देखने वाले कभी नहीं कहते कितने समय में किया, क्योंकि हमारा तो इतिहास है कि हमारा मंदिर किसी एक राजवंश के दौरान तो कभी बना ही नहीं, वो तो कई डायनेस्टियां, कई शताब्दियां बीत जाती, लेकिन आज देख ये रहे हैं कि ये जो बना है एक कहानी होती है। वो समय वाले टाइम लगाने वाले मम्मी डैडी, लड़के बच्चे बच्चियां, वो समय का खेला, समय ऐसा खेलाता है उन्हें लंगर बना के कि उंगलियों का लंगर मान के नाचते हैं, बस कहीं टिकते नहीं, टिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी जीवन काल में ये मौका ही नहीं आएगा कि 29 तारीख को बैठ करके ये कहें डन है अपनी भाई, मामला डन है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने सॉल्व किया है, मुंह जबानी आते हुए ऐसे सॉल्व किए, ये उसका आंसर है, ये रिजल्ट है। 40 क्वेश्चन मुंह जबानी सॉल्व किए थे, 40 में से 40 ये सही हैं,
पिछले सालों की सारा ट्रैक नहीं लिया है, 100 नंबर पे सिलेक्शन है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 10-20 नंबर का खेल रह गया मेरा, बस अब मेरे को वो करना है। और पेपर अब अगले साल है, और इन बिटवीन PCS। आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी टू फेस इट, आई विल क्लियर द सिविल सर्विसेज। और इसके बाद अगर किसी का प्री क्लियर है तो 4 महीने का मेंस के बीच का हनीमून का समय, क्योंकि सारे ओरिजिनल ऑथर पढ़े हैं, सारी ओरिजिनल NCERTs पढ़ी हैं, पूरी तैयारी किताबों से करी है। और अब क्या है, किताबें हाथ में, और एक एक सब्जेक्ट से एसोसिएटेड अच्छी 1 से 2 यूनिवर्सिटी के पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो, बस करते चले जाओ उन्हें सॉल्व। लेकिन उस समय पता हो कि अब ये समझना है कि प्री हिस्ट्री क्या थी, अब समझना है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इकोनॉमी में, अब समझना है कि इक्विटी और डेट का फंडा क्या है। भाई इसका तो हो गया फिर मेंस, फिर क्या करेंगे, भागम भागी टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ले आओ टेस्ट सीरीज, जितनी भी टेस्ट सीरीज तैयारी कराएगी क्या। टेस्ट सीरीज मौत की वो गोली बनती है उस आदमी के लिए जिसने कभी ऑथर या तैयारियां नहीं की हैं, क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज के लेवल, क्वेश्चन का लेवल देख के और कहीं से किसी का पोस्ट के आंसर का लेवल देख के सिवाय उल्टी के कुछ नहीं लगता। कॉन्फिडेंस तो आने में रहा, लेकिन जब तैयारी के साथ बैठे हैं, अब आया मेंस, देखना मजे, आधा दिन राइटिंग में, आधा दिन इमेजिनेशन में, दैट्स ऑल, पढ़ने में, बाकी दिन लिखने में। लिख भी रहे हैं तो पढ़ हो रहा है, रिवीजन हो रही है, चिल हो रहा है, कैसे नहीं होता है। इस सारी चीजों के दौरान आपको स्टेप बाय स्टेप रणनीति से चलना है, और रणनीति बस ये ही चीजें होती हैं, कोई अलौकिक चीज नहीं होती है, कोई डिवाइन एलिमेंट नहीं होता। अंतिम के 20 दिन, 28 दिन से पहले, अब इन 20 दिनों के दौरान हम दिन रात में एक नहीं अब 2 चीजें लेकर के चलेंगे। मतलब पूरे 20 दिन 2 सब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे इन 20 दिनों के दौरान। क्या करना है इन 20 दिनों के दौरान, हमने ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ी है, उसमें इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम से रिलेटेड बेअंत एस्पेक्ट कवर्ड है, लेकिन अब हमें इस दौरान इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम से एसोसिएटेड NCERT के जो स्पेसिफिक चैप्टर है वो पढ़ने हैं पक्का। इसमें 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक में वो जो लास्ट के 5 चैप्टर हैं वो तो कभी छोड़ना ही नहीं है, कराए हुए हैं सारे अपन ने, प्ले लिस्टें बनी हुई हैं सारी, वो थॉरोली पढ़ने हैं सारे। ज्योग्राफी के पहले 9 चैप्टरों की जब बात करता हूं तो उसी में इंटरनेशनल सारी कन्वेंशंस कराई हुई हैं, सारे गवर्नमेंट के जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट के लॉज हैं सारे कराए हुए हैं, सारे तरह के डिजास्टर्स कराए हुए हैं, सारी तरह की वेस्ट पोल्यूशन सब। और इकोलॉजी का सिलेबस है क्या, तो जब NCERTों से थॉरोली वो टॉपिक सारे पढ़ लेंगे थॉरोली, तो अब हम इकोलॉजी की एक स्पेसिफिक बुक पकड़ेंगे। आप ध्यान रखिए, कंटेंट इसके रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब बस एक फ्लो में इस बुक के वाया कंटेंट को साध लेना है। ये 20 दिन ये चलेगी, आधा दिन में ये रूटीन, और आगे के 20 दिन में आपकी जिम्मेवारी क्या है, आप 9वीं क्लास की इकोनॉमी के बुक के वो 4 चैप्टर पढ़ेंगे। 9वीं क्लास की इकोनॉमी के बुक के मैं आपको दिखा देता हूं, बच्चे क्या प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बच्चों की समस्या क्या है, समस्या ये है, समस्या इसे कहते हैं, ये समस्या है। चैप्टर का नाम पढ़ के कहने लग जाते हैं ये प्री में कहां से आए। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। अरे भाई चैप्टर का नाम कब से पेपर में आने लगा, चैप्टर खोल, कॉन्सेप्ट पढ़, अंदर एक से एक कॉन्सेप्ट हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, आती है तुझे, और नहीं आते इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन निकालो, जरा निकालो प्रीवियस ईयर इकोनॉमी क्वेश्चन, बताओ मुझे। चैप्टर खोलो, रीड करो, अंदर माल वही है सारा। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी से एसोसिएटेड कानून, फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए सरकार की योजनाएं, ये नहीं आती, यही तो आता है। तो पहले 9th क्लास की NCERT से पढ़ लीजिए चैप्टर ये वाले अच्छे से, खत्म। 10th क्लास की NCERT से चैप्टर पढ़िए अच्छे से, चैप्टर देखिए क्या खूबसूरत, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसी चैप्टर को ही खोल दूं तो दिमाग हिल जाएगा, गिग इकोनॉमी पे क्वेश्चन नहीं आता,
सब इसके अंदर गिवन होगा भाई, पढ़ के देखो। क्वार्टरनरी सेक्टर अभी किसी को पूछ लो तो बता नहीं पाएगा, ऐसे ऐसे चालू। मनी एंड क्रेडिट, ये चैप्टर अभी होल्ड कर लेना, ये नहीं करना। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर राइट्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर, थोड़ा सा आपको डेमो भी दे देते हैं। चैप्टर खोल लिया, चैप्टर का आकार देखें और चैप्टर क्या क्या पढ़ा रहा है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें बहुत खूबसूरती से। तो जब हम इस तरह के चैप्टर पढ़ते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, एमएनसी कल्चर, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, किस किस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, कहाँ पर किस कंपनी के सेंटर्स हैं, फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, सारे कॉन्सेप्ट, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बताता है उसके अंदर डिटेल में कवर है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हाईलाइटेड लिखी हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में आने हैं। That complete one chapter is a kind of ocean of knowledge. तो don't judge, वही वाली कहावत, the book with the cover, don't judge that। 10th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए इकोनॉमी के लिए, और सारी की सारी कौन सी किताबें बता रहा हूं, आनंद करने वाली, वो गंदे गंदे घटिया घटिया माइंड मैप नहीं जिसमें चालाकी दिखती है। जो माइंड मैप ही इतना बारीक बनाया गया, इतनी डल इंक के साथ, क्योंकि कंटेंट तो बड़ा ही है, बस उसे किसी तरह से एक पेज पे देना है कि ये नहीं पता लग रहा माइंड का किधर का तार किधर जा रहा है। कितना दिमाग में बैठा लोगे भाई। सुंदर सुंदर चैप्टर, सरल सरल चैप्टर, आराम से करो करो और एंड में एक्सरसाइजें सॉल्व करो। 10वीं की बुक हो गई, अब अपन आ गए 11वीं में। चलो, ये आ गई अपनी 11वीं इंग्लिश इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक पढ़नी है? सेकंड बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, पहली बुक पढ़नी है ध्यान से। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950-99, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंपेरेटिव डेवलपमेंट, एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। भरा पड़ा कंटेंट इन सब के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट बड़े पड़े। जिस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पिछले लंबे समय से रिलेशन एस्पेक्ट के पूछ रहा है, को रिलेशन वाले, ये बुक पढ़नी है। तो 3 बुक्स हो गई अब तक एनसीईआरटी की। आगे बढ़े, 12th क्लास में एंटर हुए, 12th क्लास की इकोनॉमी कौन सी बुक पढ़नी है? सीधे अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन चैप्टर छोड़ दिया, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग दी बेस्ट चैप्टर है। मनी एंड बैंकिंग, पर ये मनी एंड बैंकिंग करने से पहले 10th क्लास में एक मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर था, पहले वो पढ़ना, फिर ये वाला। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। इनमें जो फॉर्मूलाज दिए हैं, जो डेरिवेशन निकाली हैं, वो अपने ध्यान नहीं देना, कंक्लूजन एलिमेंट पे फोकस करना है। 4 एनसीईआरटीयां पढ़ ली आपने। दत्तन सुंदरम से पहले एक चैप्टर बना के मेंटल फ्रेम मैंने डेवलप किया हुआ है, पर अब दोबारा नहीं पढ़नी, वो प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़नी। फ्रेमवर्क तैयार है सारा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, ओपन पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1950 से 1990 तक पब्लिक सेक्टर क्यों आया, क्या कारण थे, क्या क्या पर्पस थे, सब क्लियर है। सोशल जस्टिस देने के कारण आए थे, पता है ना अब ये बात। एनसीईआरटीयां सब रिवाइज करा देंगी, 4 किताबें हो गई। चुप करके जहां से मैं बताऊंगा वहां से एक बजट इस साल का और इकोनॉमिक सर्वे एट अ ग्लांस, जो वीडियो मैं रेफर करूंगा पहले वो देख लेने दोनों, वो वीडियो देखने के बाद जो डॉक्यूमेंट मैं सेंड करूंगा वहां से बजट पढ़ लेना है चुप करके, और वहां से इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट पढ़ लेना है चुप करके, पेपर में बैठो, बस हो गए अपने 20 दिन। उधर इकोलॉजी को सिस्टम वाला बता दिया, इधर ये इकोनॉमी वाला, बैठो अब पेपर में, फिर बात करेंगे बाद में। और हर एक चीज करते हुए बाकी सब्जेक्ट की किताबें कहाँ? अलमारी में। नॉलेज कहाँ? दिमाग में। पेपर किसका क्लियर होगा, किताब का कि आपका? आपका। गाड़ी में बैक गियर है? कौन सा गियर है? सिर्फ आगे जाने वाला। गाड़ी रुक सकती है, हाँ 2-3 मिनट रोक लो, वो ज़्यादा बेहतर है, पर बैक गियर नहीं। रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन में रिवीजन की टेक्निक बनाई है हमने, जरा ध्यान से देखो। एनसीईआरटी को खुल्लर रिवाइज करा रही है, खुल्लर को एनसीईआरटी रिवाइज करा रही है। एंशिएंट को क्रॉनिकल के पॉइंट्स टू रिमेंबर रिवाइज करा रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी एंशिएंट की ओल्ड एनसीईआरटी को रिवाइज करा रही है।
ओल्ड एनसीईआरटी में रोमिला थापर आर एस शर्मा को रिवाइज करा रही है, आर एस शर्मा रोमिला थापर को रिवाइज करा। अरे पहले ही मैंने मल्टीपल रिवीजन में रिवीजन दे दी है आपको, कुछ है ही नहीं। अब ऐसे बैठो और किसी को बता दो कि ये भी डन और डन, जाओ पेपर में भाई। मैं तो हमेशा वर्स्ट की तैयारी करके चलने वाला आदमी हूँ, लेकिन जो पेपर करके आओगे वो कहने लायक होगे कि ये हमने किया। बस पेपर में बैठे ये नहीं रोना रो रहे होगे कि तैयारी में समय बर्बाद तो नहीं हो गया, ये पेपर आपके लिए बना है कि नहीं बना, ये कहाँ से आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। आई बात समझ में ये कहानी। और जो मान भी लोग इस बार के 100 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गए, 100 के 100 करंट अफेयर से आ गए भाई, कुछ भी नहीं आया। तो फिर हर बार इस बार नहीं होता, ये भी याद रखना। तुम तैयार हुए यही मेन था, क्योंकि अगर किसी भी बार में किसी का निकलना है तो वो फिर तुम्हारा ऐसे ही निकलना है। तुम तैयार हुए ये बड़ी बात थी। हर साल पेपर आता है, हर बार आते हैं, हर साल में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में 5-5 पीसीएस आते हैं एक साल में। आपको पता है आप किसी भी साल लिस्ट में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हर बार हम एक्सटर्नल चीज़ों को देख रहे होते हैं, वहाँ क्या बदलाव हो रहे हैं। हर बार हम कभी खुद को ये नहीं कह पा रहे होते बाहर जो भी हुआ सो हुआ, मैं इस बार तैयार हुआ। और जब ये होगा तो किसी एक बार में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, तब सवाल है तुम उसका लाभ उठाने के लिए तैयार थे? जो तैयार हो तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लोगे। बस यही मेरी तरीका है। इसे आप कन्वेंशनल कहिए, पिछड़ा कहिए, रूढ़िवादी कहिए, कोई कहिए, आप शिरोमणि हैं, नतमस्तक हैं। चलिए बाय, टाटा।